अब हम टेंशन पे एक और प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि पिछली प्रॉब्लम से थोड़ा सा हार्ड है, और लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें सोफिस्टिकेटेड अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ है, या यूँ कह के होगा इसको सॉल्व करने के लिए। वैसे अमलन ये इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, और इस तरह के सवाल ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें सवाल में आपको ये बताया गया है कि एक 10 न्यूटन का एक वेट है या एक डाउनवर्ड फोर्स है जो कि एक स्ट्रिंग पर एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, और ये जो स्ट्रिंग है ये दो और स्ट्रिंग्स से लटका हुआ है, से अटैच है, और ये दो स्ट्रिंग्स जो हैं इन पर T1 और T2 टेंशन जो है ये लग रहा है, और इनका जो एंगल है छत से वो बिलतरतीब 30 और 60 डिग्री है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बिल्कुल स्टेशनरी, ना ये दाएं बाएं हो रहा है ना ये ऊपर नीचे हो रहा है, अपनी जगह पर ये साकिन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका नेट रिजल्ट जीरो है, या यूं कहेंगे इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। तो जाहिर बात है कि जब कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होगी ना एक्स वाई डायरेक्शन में, तो उस पर जो नेट फोर्सेज होंगी वो जीरो होंगी। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, जो दो ऊपर के जो स्ट्रिंग्स इससे अटैच हैं, जो रस्सियां इससे बंधी हुई हैं, इन पर कोई ना कोई टेंशन होगा। अब ये पहली वाली रस्सी के ऊपर जो टेंशन है T1, इसका वेक्टर अपवर्ड होगा, और ये कुछ इस तरह का वेक्टर होगा। इसका टेंशन जाहिर बात हमने कहा था कि फोर्स है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हम इसको कहते हैं। और ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्रीज का होगा। और जाहिर बात है कि आपको ये सब चीज़ अब समझ में आ रही होंगी और आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो ये T1 का जो एक्स कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमारे पास होगा, ये T1 cos 30 सो का तो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। और अब मेरे ख्याल उसको बार बार लिखने की, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो कोसाइन जो होता है वो कोसाइन जो होता है वो होता है अब एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूस। तो ये जो एडजेसेंट साइड है हाइपोटेन्यूस के, ये इसको हमने इसकी लेंथ T1 cos 30 हमने कर दी, और ये हाइपोटेन्यूस हमारे सामने मौजूद है, एंगल 30 डिग्री का है। इसी तरह ये जो स्ट्रिंग नंबर 2 है, दूसरी स्ट्रिंग जो है या दूसरी तार जो है, इसका जो वेक्टर होगा टेंशन का या अपवर्ड फोर्स का वेक्टर, वो ये फर्ज कर लिए ये है, और ये जो है ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा। और जाहिरी बात है कि ये इसका एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये होगा T2 कोसाइन 60 डिग्रीज। अब हमें इन दो वेक्टर्स के बारे में ये बात मालूम है कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, और नेट रिजल्ट जो है इनका जीरो है। क्योंकि जब हमने ये कहा कि बॉडी एट रेस्ट है, यानी कि जो मास लटका हुआ वो एट रेस्ट है, तो जाहिर बात है कि दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में बराबर होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी कि ये वाली जो T1 cos 30 और T2 cos 60 जो है आपस में बराबर होंगी। लिहाजा T1 cos 30 डिग्रीज इज इक्वल टू T2 cos 60। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होंगी, इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी ऑन द होराइजन या ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब हमें कोसाइन मालूम करना है। कोसाइन 30 जाहिर बात है कि आपको मालूम है कि इसमें 30 60 90 की डिग्री से जो होती है, तो ये √3/2 T1 ये इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बहुत कुछ स्टेप्स स्किप भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा जगह खाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा, या यूँ कह के ये माइनस मैंने इसको इस तरफ कर लिया, तो ये जाएगा 1/2 T2। ये cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये मेरे सामने एक एक्सप्रेशन आ गया, और मेरा ख्याल ये है कि इसको, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आगे चलकर मेरे काम आएगा। क्यों? इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, और अभी मुझे दोनों में से किसी भी वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये एक्सप्रेशन या यूं कहें कि ये जो इक्वेशन इस वक्त मेरे पास इंटरिम इक्वेशन आई है, ये आगे चलकर मेरे लिए काम आएगी। खैर, अब हमें वर्कआउट करना है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों वेक्टर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। T1 का वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, और T2 का वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा। जाहिर की बात है दोनों की दोनों फोर्सेस अपवर्ड एक्ट कर रही हैं अगेंस्ट दी वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वो 10 न्यूटन की जो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वो दरअसल वेट है किसी बॉडी का।
तो ये दोनों के दोनों फोर्सेस सम अप होकर कलेक्टिवली ये दोनों के दोनों अपवर्ड वेक्टर्स जो हैं वो इस पूरे वेट के बराबर हो रहे हैं, और तभी ये इसको स्टेशनरी हालत में रखा है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये ना तो अपवर्ड जा रही है और ना डाउनवर्ड जा रही है। लिहाजा ये दोनों के दोनों वेक्टर्स मिलकर, दोनों के दोनों स्ट्रिंग्स का जो टेंशन है वो मिलकर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर रहा है। लिहाजा इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं अपवर्ड फोर्सेस टेंशन की, इनका सम बराबर होगा वेट के। लिहाजा T1 sin 30 डिग्री ये पहले स्ट्रिंग का अपवर्ड टेंशन, और दूसरी स्ट्रिंग का अपवर्ड टेंशन क्या होगा, वो होगा T2 sin 60, क्योंकि उसका एंगल 60 डिग्रीज है, sin 60 डिग्रीज। ये बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन के, जो कि डाउनवर्ड फोर्स है। आप उम्मीद है कंफ्यूज नहीं हो रहे। अगर आप गौर करें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा है, फिजिक्स कम है, और ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें अमूमन यही होता है। लिहाजा अब मैं कुछ स्टेप्स छोड़ते हुए आगे बढ़ना, तो ये बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन्स के। अब मैं एक बार फिर जल्दी जल्दी इनको रीराइट करता हूं, उनकी वैल्यू लिखता हूं। तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, तो ये इसको मैं लिखूंगा 1/2 T1 प्लस साइन 60 जो है वो होता है √3/2 इज इक्वल टू वो इंटू T2 इज इक्वल टू 10। फिलहाल मैं न्यूटन के जो यूनिट्स हैं वो नहीं लिख रहा। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन या एक और एक्सप्रेशन बन गया, जिसे मैं अगर दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा T1 प्लस √3 T2 इज इक्वल टू ये 10⁻²⁰ 20। तो अब मेरे पास ये देखें, ये दो इक्वेशंस या दो एक्सप्रेशंस जो हैं ये एक दूसरे जैसे नजर आना शुरू हो गए, और मैं इनको एक दूसरे से ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नतीजा क्या आया मेरे पास जो नतीजा आया वो आया √3 T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए और मुझे एक किसी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। अब फर्ज कर लीजिए कि मैं T1 की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो इक्वेशन है इसको मैं सबसे पहले इसको मैं जनाब आली मैं इसको इस वाली इक्वेशन को, पहले वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है √3 से, ताकि मैं कुछ इसकी लॉजिक डेवलप कर सकूं, कुछ एक दूसरे आसानी से इनको रिलेट कर सकूं। तो ये √3 T1 प्लस 3 T2 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जगह 20 टाइम्स √3 या √3। अब मैं इन दोनों इस इक्वेशन को दूसरी में से सब्सट्रैक्ट करूंगा सॉरी। तो √3 और 2 ये एक दूसरे से T1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, और जब ये दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस T2, क्योंकि मैं T1 में से 3 T2 निकाल रहा हूं, सॉरी माइनस T2 में से प्लस 3 निकाल रहा हूं। तो ये माइनस T2 माइनस 3T2 इज इक्वल टू माइनस 20 √3। ये हो जाएगा माइनस 4T2 इज इक्वल टू 20 √3, और जब मैं दोनों साइड्स को -4 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 5√3। ये न्यूटन्स होगा, यानी कि ये वो फोर्स है जो स्ट्रिंग नंबर 2 पे लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी इंक्लाइंड डायरेक्शन में। जो ये वेक्टर फोर्स वेक्टर है टेंशन का, उसकी वैल्यू मैंने मालूम कर ली। तो अब क्या होगा, ये अब मैं यहां पर जो सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं वैल्यू, तो ये √3 T1 माइनस 5√3 इज इक्वल टू 0। तो √3 T1 इज इक्वल टू 5√3, दोनों साइड्स को √3 से डिवाइड करूंगा तो T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यानी कि ये जो T1 है मुझे ये भी मालूम हो गया, T2 मैंने मालूम कर लिया था और T1 भी मैंने मालूम कर लिया था। और अब आप ये गौर कीजिए तो आपको मालूम होगा T1 जो है वो 5√3 और ये 5 न्यूटन है। तो T2 जो है वो T1 के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा, और ये आपको अंदाजा भी हो रहा होगा क्योंकि ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ये ज्यादा स्टीप है। लिहाजा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट
जो इसका जो एक्शन है वो ज़्यादा होगा या इसका रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। और ये इस तरह का रियलिटी चेक हमको करते रहना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये जो हमने प्रॉब्लम सही सॉल्व किया या नहीं किया। और ये जो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, इनका कंबाइंड इफेक्ट अगर आप वैल्यू इसकी ऐड करेंगे तो वो 10 न्यूटन से ज़्यादा होगी, लेकिन इनका जो वाई एक्सिस या वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो उसके बराबर होगी।